सिस्टम हो गया आपका, ये सारे जितने भी सिस्टम थे आपके जमींदार, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि जो टोटल लैंड होती है आपकी पूरी, उस पे क्या करेंगे, आपको टैक्स देना है। मतलब अगर आपने कोई भी क्रॉप उस पे अगर आपने मतलब वो करा है, मतलब इनबिल्ड करा है, मतलब आपने उगाई है अगर कोई क्रॉप, तो आपको उसके पैसे देने होंगे टैक्स के साथ, इंटरेस्ट के साथ, मतलब आपकी लैंड पे। तो ये था इमरजेंस ऑफ न्यू लैंड रूइन ओल्ड जमींदारी सिस्टम। साथ ही साथ इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर 19 सेंचुरी में लैंड क्रॉप जो होती है ना, कैश क्रॉप्स, वो लेकर आए। कैश क्रॉप्स क्या थी, कमर्शियल क्रॉप्स जो होती है, जैसे आपकी चावल, आपकी जितनी भी खाने की चीज होती है, चावल दाल छोले चने, ये सारे क्या है आपके कमर्शियल क्रॉप्स हैं। इन सबको हटा के ब्रिटिशर्स ने आपकी वो क्रॉप्स लेकर आए, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स होती है जो आप हम जीन्स पहनते हैं ना आज के सिस्टम में, जो ब्लू कलर की जीन्स हम पहनते हैं, डाई, जिससे डाई बनती है, उसे बोलते हैं कैश क्रॉप्स, ठीक है। और शुगर केन, ग्राउंड नट, जूट, कॉटन, ये सारी चीजें इन्होंने हटाकर क्या किया, कैश क्रॉप्स। इंडिगो उगाओ, आप रबड़ उगाओ, टी उगाओ, कॉफी उगाओ, इस तरीके से इन्होंने ब्रिटिशर्स ने करा। क्योंकि देखिए कैश क्रॉप्स जिस भी फील्ड में अगर मैंने ग्रो कर दी ना, फिर मैं वहां पे खेती नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए ये ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था कि अब जो इंडिया के लोग हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करते हैं। देखिए सेकेंड हाफ के अंदर, सिक्स पॉइंट, आपकी मशीन मेड इंडस्ट्रीज आ गई। अब देखिए उस समय क्या था, इतनी फैसिलिटीज तो नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि आप मशीन से आपने सब चीजें बना ली। उस समय सब हाथ से काम करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स आपकी मशीन मेड इंडस्ट्रीज लेकर आ गए मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या हुआ, लोगों की लोग क्या होने लगे, बिल्कुल ही मतलब आपको, आप अनएम्प्लॉय हो गए, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप जो खुद से काम कर रहे थे वो मशीन कर रही है। तो आप नोट डाउन करिए, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी वो आपकी 1853 में आई थी इंडिया के अंदर, जो लेकर और बॉम्बे में आपकी पहली जूट इंडस्ट्री आई थी 1855 के अंदर, ठीक है। फिर आप देखते हैं राइज ऑफ इंडियन बॉक टॉयज। बॉक टॉयज का मतलब होता है कि देखिए मनी लेंडर्स ने ना जूनियर पार्टनर्स के साथ, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा रहे थे। तो यहाँ पे बैंकर्स, जूनियर पार्टनर इंग्लिश मर्चेंट के साथ आके ना बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे कि मतलब कि आप ना आओ मेरे साथ ही व्यापार करो, क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा था कि अरे ब्रिटिशर्स इतनी सारी फैसिलिटी हमें दे रही है, ले लो। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स से हम अगर नहीं अगर हम लड़ने बैठे तो हमारा ही नुकसान होगा, इस तरीके से। फिर आता है इकोनॉमी ड्रेन। आपकी इकोनॉमी को क्या किया इन्होंने, ड्रेन कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। जितना भी पोर्शन था ना इंडिया का, कंजप्शन था, जितना भी पॉलिटिकल रीजन, जितने भी ड्रेन थे, सबको इन्होंने ड्रेन करा। इकोनॉमी को इस तरीके से बेकार कर दिया, मतलब सारी चीजें अपनी लेकर आ गए, इंडस्ट्रीज वगैरह। और फिर आप क्या हुए, आप डिपेंडेंट बन गए इंडिपेंडेंट की जगह। अब लास्ट आता है इसके अंदर पॉलिटिकल इफेक्ट। पॉलिटिकल इफेक्ट में आपके देखिए ब्रिटिशर्स वो पॉजिटिव काम भी करे और नेगेटिव काम भी करे। पॉजिटिव काम के अंदर ब्रिटिशर्स आपका कम्युनिकेशन लेकर आए, ठीक है, इंडिया के अंदर, जिससे कि क्या हुआ, लोगों ने पहला फोन खरीदा और फोन से बात करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर ये रोड लेकर आए इंडिया के अंदर, रोड बनाई, सड़कें बनाई, गांव थे उस समय, विलेजेस थे, कार लेकर आए, कार इन्वेंट करी, ट्रेन लेकर आए, पोस्टल नेटवर्क लेकर आए। ये थे आपके ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन 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 यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, ये सारे जितने भी लाभ थे ये सब ब्रिटिशर्स अपने अपने बेनिफिट के लिए लेकर आए थे कि हम क्या करेंगे, इंडिया पे बिल्कुल ही इंडिया में सब कुछ ऐसा लेकर आओ कि जो हमारे लाभ के लिए। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी चीज है मेरे को काम करने दो, इस तरीके से। मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर आपको एजुकेशन लेकर आए, एजुकेशन लेकर आए तो ये लेकर आए थे वेस्टर्न एजुकेशन। फिर आपकी वैक्सीन, कार, इलेक्ट्रिक गन लेकर आए। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ। जो ब्रिटिशर्स ने अच्छा काम किया, हाइजीन पे काम करा, वैक्सीन पे काम करा, फूड सप्लाई पे काम करा। फिर नेगेटिव इफेक्ट देख लेते हैं आपका, लॉस ऑफ मनी। ब्रिटेन ने ना, अब इंडिया तो इंडिपेंडेंट ना होकर डिपेंडेंट बना, ठीक है, डिपेंडेंट बन गया इंडिया। तो इंडिया अब जितनी भी वॉर्स होंगी ब्रिटेन की, हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। अब जो जैसे कि हमें जहाँ पे अगर कोई वॉर हो रही है, अब हमें नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ पे जाके इस वॉर में पार्ट लेना चाहिए, अब पार्ट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स की सरकार आ गई है।
ठीक है। इसने क्या करा, आपकी लॉस ऑफ मनी कराई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लो प्राइस में क्या करे, गुड्स को बेचना शुरू कर दिया। हमारे ही मनी को, हमारी ही इंडिया की जितनी भी मनी थी ना, वो सब जाके ब्रिटेन में यूज करनी शुरू कर दी। और जो भारत सोने की चिड़िया था, वो धीरे धीरे वर्ड चेंज होने लगा। आपका क्लॉक मेकिंग, जो जितने भी मेटल थे, कारपेंटिंग इंडस्ट्री थी, जितना भी रॉ मटेरियल था, यहाँ से रॉ मटेरियल बना, आपका ब्रिटेन में जाके सेल आउट कर दिया। मतलब आपकी चीज कहीं और जाके सेल आउट कर दी। और अगर यही चीज भारत में, अगर मैं भारत में ही करती तो कितना आपको प्रॉफिट होता है। फिर आता है आपका फेमाइन। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में भी आपको बताया था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर फेमाइन, नेगेटिव में आपका फेमाइन भी इंक्लूड होता है कि आपकी क्रैश क्रॉप्स आ गई थी। ठीक है, क्या ग्रो पॉपुलेशन वाजंट एबल टू अफोर्ड द अमाउंट ऑफ फूड, आप अमाउंट फूड का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। अब कैश क्रॉप्स है, अब वाली बारिश है, सर्दी है, अब जैसे आज ही बारिश का मौसम है, अब जितनी भी आपकी धान वान जो भी है, ये बहुत इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी अर्निंग हो गई तो आपको आज खाना मिल गया, नहीं हुई, किसान को खाना नहीं मिला तो आज वो बिना खाए सो गए। तो फेमाइन इस तरीके से आ गई थी। आपकी सिपॉय मिनिटी, तो सिपॉय मिनिटी वाज इंडियन कैप्चर्ड दिल्ली एंड रिबेलिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। देखिए, नेगेटिव में ये कि सबसे पहले ना ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आपका ना वो दिल्ली को कैप्चर करा। और आपकी दिल्ली को कैप्चर करने के बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत में क्या करा, शासन अजमाना स्टार्ट कर दिया। और रेस्किनिज्म, ब्रिटिश बिलीव दैट बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया वर डिफरेंट कल्चर एंड दे आर ऑटोमेटिकली बिलो, सो नो मैटर हु डिफरेंट कल्चर, दे आर ऑटोमेटिकली बिलो नो मैटर हु दे वर। तो रेस्किनिज्म मतलब पहले ना भेदभाव बहुत ज्यादा होते थे कि बहुत ज्यादा ना, उस समय उस टाइम पे बहुत ज्यादा भेदभाव होते थे। तो इस चीज का क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया। तो ये था आपका 1.1 टॉपिक, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया पे अपना शासन जमाने के लिए ये सारे जो फैक्टर्स थे इसको यूज करा। क्लियर है बेटा सबको? इसमें क्या यस है, मैम। जो आपका उपनिवेशवाद है, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा ब्रिटिश ने क्या क्या किया हमारे इंडिया में आकर, वो सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। और आपने आई होप कि आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, तो आप लोगों ने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है। आप 6th क्लास से एसएसटी पढ़ रहे हो, तो उसमें 6 नहीं तो 9th 10th में तो पूरा का पूरा यही चीजें दे रखी है आपके। क्लियर है सबको? यस मैम। ये क्वेश्चन ऐसा कि आप सबने पहले पढ़ रखा है, तो बिना पढ़े भी आप लिख सकते हो। सारी की सारी चीजें क्या है, आपको बुक में से रटने की जरूरत नहीं है, जो आपको चीजें याद आती जाए उनके बारे में आप यहाँ पे लिखते जाओ। ठीक है, कि कैसे अंग्रेजों ने हमारी सोसाइटी के ऊपर कब्जा किया, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा किया, और कैसे हमारी राजनीति के ऊपर। ठीक है, वो सारे प्रभाव इन्होंने यहाँ पे बताने हैं कि कैसे उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी उस पे क्या है, नील की खेती उगाना उन्होंने शुरू कर दिया। हमारी जितनी क्रॉप्स थी उनको क्या है, बंद करवा दिया। सारी कमर्शियल क्रॉप जो है उसकी बजाय, जैसे इन्होंने बताया था अभी सिद्धि ने, कि इंडिगो की खेती कराना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने जो स्कूल व्यवस्था जो खोली थी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जो स्कूल खोले, उनका भी मेन मकसद भारत वालों को, इंडिया वालों को एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं था। उनका मेन मकसद ये था कि उनको बाहर से, ब्रिटेन से क्या थे, क्लर्क मंगवाने पड़ते थे जो उनको महंगे पड़ते थे, उनकी सैलरी ज्यादा देनी पड़ती थी। तो इन्होंने दिमाग लगाया क्यों ना हम इंडिया वालों को ही यहाँ पे पढ़ा दें, और उनसे हमें क्या है, सस्ते क्लर्क मिल जाएंगे। ठीक है, और सोसाइटी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेलवे का निर्माण किया था। वो भी क्या है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, वहां पर इन्होंने वो भी अपने फायदे के लिए यहाँ पर किया था। ठीक है, फिर राजनीति में तो इन्होंने क्या किया, जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, वो क्या है, पूरा का पूरा उसका रूप ही इन्होंने बदल दिया पूरी राजनीति पर, धीरे धीरे करके। क्योंकि हमारे यहाँ पर उस टाइम पे क्या थी, महाजनपद थे, अलग अलग राजाओं का शासन था, सब में क्या थी, सब में क्या थी, एकता नहीं थी। उसी फूट का इन्होंने क्या है, फायदा उठाया, और इन्होंने ये भी नारा दिया, फूट डालो और राज करो। ठीक है, इन्होंने इसको अपनाते हुए धीरे धीरे करके भारत की पूरी राजनीति के ऊपर अपना कब्जा बना लिया, और फिर पूरे भारत को क्या है, गुलाम बना दिया, और सामाजिक तौर पर भी, अर्थव्यवस्था के तौर पर भी, और आपके राजनीति के तौर पर भी। ठीक है, क्लियर है?
उसके बाद आता है आपका सेकंड, उपनिवेश विरोधी संघर्ष। अब भाई अंग्रेज थे तो उनके विरोध में भी क्या था, अब भारत क्या थे, जागरूक होने लगे थे भारत के लोग, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अब ब्रिटिश के खिलाफ क्या है, आंदोलन करने शुरू कर दिए। अब इसमें 1.2 में वही सारे आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो उपनिवेश काल था, यानी कि ब्रिटिश का जो राज था, उनके विरुद्ध कौन कौन सी स्ट्रगल और डिफरेंट डिफरेंट जो मूवमेंट हुए, जो आंदोलन हुए, उनके बारे में हमें बताना है। जैसे इसमें आप पढ़ोगे 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम, सबसे पहला क्या है आपका, इंडिपेंडेंस के लिए संग्राम माना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम कुछ है, कुछ सामाजिक धार्मिक क्या है आंदोलन होते रहे, ठीक है। फिर क्या है, राष्ट्रीयवाद आई, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उदारवादी, उग्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, इनकी धारणाएं भी उस टाइम पे फैली, ठीक है। फिर क्या है, असहयोग आंदोलन आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये सारे मूवमेंट आप अब पढ़ोगे, ठीक है। चलिए बेटा, प्रीति आर यू रेडी? यस मैम। ठीक है बेटा, बताइए। देखो हम पढ़ेंगे 1.2। तो ये जो पॉइंट है ना 1.2, ये थोड़ा लंबा है, तो मैं इसको ना एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करूंगी। मतलब ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़, वो जो कब्जा हुआ हुआ देश है ना वो कैसे विरोध करेगा, तो उसके स्ट्रगल्स के बारे में, जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो कैसे भारत ने जो स्ट्रगल और जो क्या क्या उनके डिफरेंट विजन थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक टाइम पे ना इंडिया को गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि जो इंडिया था ना वो कल्चर में, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, हैंडीक्राफ्ट में, संस्कृति में, इन सब में बहुत ज्यादा रिच था, मतलब भरपूर समृद्धि थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो इंडिया आई थी सिर्फ ट्रेड के लिए 1757 में। तो फिर एक मिनट, हाँ, तो फिर वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया आई थी ट्रेड करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ना उन्होंने भारतीय राजाओं को हटाकर पूरे भारत पे अपना शासन स्थापित कर लिया। देखो, टाइम जाता गया, साल बीतते गए, पर जो ब्रिटिश थे ना वो जैसे भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे तो बहुत ज्यादा लालची होते गए टाइम के साथ साथ। उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए, उन्होंने किसानों का शोषण किया, उन्होंने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया, उन्होंने जो हमारे धर्म है, रिलीजन है, उसके अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने चर्बी वाले जो कारतूस होते हैं ना वो दिए, जिससे जो सैनिकों की धार्मिक भावनाएं थी ना वो आहत हुई। तो क्या हुआ, इंडियन जब ये सारी चीजें हुई तो जो इंडियन सोल्जर्स थे ना बिल्कुल थक गए। तो फाइनली इंडियन सोल्जर्स ने बोला कि बस अब बहुत हुआ, अब हम लड़ेंगे। तो धीरे धीरे किसान, मजदूर, राजा रानी और जो आम जनता थी वो सारे साथ हो गए। तो फिर यहाँ से शुरू हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के स्वतंत्रता का संग्राम। इस चीज को हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर जैसे जैसे ये एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे जैसे जब ये आंदोलन ये शुरू हुआ, विद्रोह शुरू हुआ, तो फिर हमने किस चीज से पढ़ा, देखो सरकारी कागजात और जो सरकारी अभिलेख है, हमने उसकी सहायता से हमने पता किया कि क्या क्या हुआ था उस समय, उस टाइम के जो यात्री थे और जो प्रमुख व्यक्ति थे, समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी, जो गवर्नमेंट डायरीज थी, जो निजी डायरी, जो पर्सनल डायरीज थी, उनकी हेल्प से हमने पढ़ना शुरू किया। तो फिर जब लड़ाई हुई, 1857 का युद्ध हुआ, उसके बाद भारतीय फिर से एक हो गए। तो देखो, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब भारतीय एक हो गए तो अब हमारा शासन खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे। उन्होंने क्या किया, जो कंपनी रूल था ना, जो वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, जो कंपनी रूल था वो उन्होंने खत्म किया। जो क्वीन विक्टोरिया का रूल था ना इंडिया के ऊपर, वो शुरू हुआ, क्यों क्वीन विक्टोरिया ने रूल करना शुरू किया। जो गवर्नर जनरल थे वो वाइस रॉय बने। जो मुगल एम्पायर था, जो मुगल शासन था, वो भी खत्म हुआ। तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू की। जो हिंदू और मुसलमान थे ना वो उनके अंदर फूट डालने लगे। तो जो पॉलिटिकल चेंजेस थे ना उनसे क्या हुआ, सोसाइटी भी चेंज हुई। जब रिवॉल्ट खत्म हुई
तब इंडिया जाग गया, सोशली जाग गया। जो वहाँ के इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने रियलाइज किया कि हम पहले भारतीय है, वी आर इंडियन फर्स्ट। तो राष्ट्रीय भावना बढ़ी। रिलीजियसली जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जो धर्म परिवर्तन का जो दबाव था, वो भी कम हुआ। एजुकेशनली ज्यादा से ज्यादा स्कूल ओपन हुए, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, और जो एजुकेटेड इंडियन थे ना, वो जागरूक होते गए। इकोनॉमिकली क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने कंटिन्यू रखा अपना इंडिया का वेल्थ लेना। जो किसान थे वो गरीब होते गए, इंडस्ट्रीज थी जो इंडिया की वो डिस्ट्रॉय हो गई, भारत बहुत गरीब होता गया। तो फिर जो एजुकेटेड पीपल थे ना, उन्होंने पूछना शुरू किया कि वाई आर देयर सो मैनी सोशल इवल्स इन इंडिया। मतलब यहाँ पर इतने जो सामाजिक इवल्स को हम एक तरीके से बुरी कुछ कह सकते हैं, तो क्यों है इंडिया के अंदर। एट दैट टाइम, उस टाइम पे क्या हुआ, जो इंडियन सोसाइटी थी ना, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे पुराने टाइम पे सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी, छुआछूत की हम कहते थे कि अनटचेबिलिटी थी, और सुपरस्टिशंस थे। तो जो ग्रेट लीडर्स थे ना, उन्होंने सोचा कि अगर हमें इंडिया को फ्री बनाना है ना, तो हमें पहले सोसाइटी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, और जितने भी ऐसे जो ग्रेट लीडर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया रिफॉर्म मूवमेंट्स। मतलब उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो एक चाबी है, मतलब ज्ञान से ही समाज बदलेगा। तो जो प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस थे ना, जो उन्होंने इस आइडिया को स्प्रेड किया। जो इंग्लिश एजुकेशन थी, उन्होंने जो भारतीय लोग थे उनके माइंड को ओपन किया। तो जो लोग थे ना, उन्होंने इंडियन कल्चर पे प्राउड करना शुरू किया। तो क्या हुआ कि इंडियन क्या सोचने लगे कि अगर हम एक इतनी अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, तो हम अपनी कंट्री को फ्री क्यों नहीं कर सकते। तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे ना, उन्होंने सोचना शुरू किया। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अगर हम इसको बुक से पढ़ेंगे ना, तो मतलब एक ही पॉइंट को बहुत ज्यादा लंबा खींचा हुआ है, तो हम इस पे ना 3 घंटे की क्लास भी ले सकते हैं। तो इसलिए एक स्टोरी की तरह इसको समझेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। तो फिर क्या हुआ, जो एजुकेटेड इंडियंस थे ना, उन्होंने सोचना शुरू किया कि जो इंडिया है वो इंडियन से ही बिलोंग करता है। इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस। जो लोग थे बंगाल से, पंजाब से, मद्रास से, बॉम्बे से, उन्होंने उनके अंदर एक फीलिंग जागृत हुई कि हम एक नेशन है। रेलवेज कनेक्ट करे, रेलवेज ने क्या किया, लोगों को कनेक्ट किया। पोस्ट ऑफिस ने आइडियाज कनेक्ट करे। न्यूज़पेपर ने नेशनलिज्म की जो भावना थी उसको स्प्रेड किया। जो इंग्लिश एजुकेशन थी ना, उन्होंने भारतीय लोगों को राइट्स और उनके डेमोक्रेसी के बारे में समझाया। और जो इकोनॉमिक एक्सप्लोशन जो था ना, उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया, मतलब एकता बढ़ाई। तो जब भारत के जितने भी लोग थे ना, वो सारे एक हो गए थे, उनके अंदर कितनी अवेयरनेस आ गई थी अपनी कंट्री को लेके। तो उन्होंने क्या बोला कि अब हमें फ्रीडम चाहिए। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी भी है कि हु विल लीड एवरीवन, इन सबको लीड कौन कर रहा था। तो देखो, इन 1885 में ना, जो एओ ह्यूम है, उन्होंने सोचा कि ऑल एजुकेटेड इंडियंस शुड सिट टुगेदर। जितने भी भारतीय एजुकेटेड इंडियंस है, पढ़े लिखे भारतीय है, उनको एक साथ बैठना चाहिए। तो यहाँ से जन्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बोर्न। तो 72 लीडर्स आए। दो तो जो उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना, वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, उन्हें उमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। तो कांग्रेस ने बोला कि देखो, हमें वॉयलेंस नहीं चाहिए, पर हमें जस्टिस चाहिए। तो इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इनको जो इंडियंस थे ना, उनको यूनाइट करना था। जितने भी डिफरेंसेस रह रखे थे भारत में, उन सबको खत्म करना था। ये चाहते थे कि जो भारतीय लोग है ना, वो अपने राइट्स की डिमांड करे। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इम्प्रूव हो, और हम सारे मिलकर एक बेटर इंडिया बना सके। बाद में क्या होता है, जो कांग्रेस था ना, वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था फ्रीडम मूवमेंट का। जो लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नाओराव जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने
क्या किया, इस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और इंडिया को लीड किया इंडिपेंडेंस की ओर। ठीक है, तो ये था हमारा सारा कि कैसे तो हमारी जो 1857 की थी वो लड़ाई क्यों शुरू हुई। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उन्होंने भारतीयों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, उनके रिलीजन में इंटरफेयर करने लग गए थे, उनका जो हैंडीक्राफ्ट्स और जो उनकी खेती वगैरह थी उन सब पर वो हक जताने लग गए थे। फिर जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, उनके राजनीतिक प्रभाव क्या क्या हुए देखो। जो कंपनी रूल था वो खत्म हुआ, ब्रिटिश जो सम्राट थे उनके शासन की स्थापना हुई, जो क्वीन विक्टोरिया का जो रूल था वो स्टार्ट हुआ, फूट डालो नीति शुरू करी उन्होंने अंग्रेजों ने। फिर क्या हुआ, जो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम थे उनका धार्मिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ये भी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद जो 19वीं शताब्दी थी उसमें जो धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति थी, उनके क्या क्या रीजंस थे देखो। धर्म और समाज में जो अंग्रेज थे वो बुराइयां फैलाने लग गए थे। जो ईसाई मशीनरी थी ना, जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने ना बड़ी संख्या के साथ ना ईसाई ईसाई मशीनरी है वो भी लेके आए थे। तो उन लोगों का मुख्य काम क्या था, जो ईसाई धर्म है ना उसको फैलाना था। फिर पाश्चात्य शिक्षा, मतलब जब अंग्रेजों ने जो अपने काम शुरू किए थे ना, तो भारतीयों को ये महसूस हुआ कि जो उनको कुछ इम्पोर्टेंस महसूस हुई कि, तो उन्होंने भारत में ना अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की, जैसा कि अपने सिद्धि ने बताया था। जो हमारे वैदिक जो भी हम पढ़ते थे, हमारी वैदिक एजुकेशन थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जो 19वीं शताब्दी थी उसमें राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण क्या क्या थे। एक तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था 1857 का विद्रोह था वो हुआ था, भारत में जो अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण किया था वो था। फिर क्या हुआ, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन था और जो संचार के साधन थे उनका प्रभाव भी पड़ा था। हम सारे एक दूसरे से अपने जो व्यूज है वो शेयर करने लग गए थे। तो और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा कि जो इंडियन कांग्रेस थी वो कैसे इसने जन्म लिया। तो जब ये सारे जो अंग्रेजों ने जितने भी गलत काम किए इंडियंस के साथ, फिर इंडियंस ने सोचा कि अब हमें इनकी तरफ कदम उठाना चाहिए। तो फिर जो इनको जो भारतीय थे ना उनको ये था कि हमें कोई लीडर तो हो भाई, जो हमें सही दिशा दिखाए, जो सारे काम को संभाले। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। फिर जितने भी जो एजुकेटेड लीडर्स थे, 72 एजुकेटेड लीडर्स थे जो कि इसके अंदर थे, इंडियन कांग्रेस के अंदर थे। तो जैसे कि जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण, बाल गंगाधर तिलक, इन सब ने क्या किया, इंडिया को इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाना शुरू किया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश थे ना वो इंडिया में आए थे ट्रेड के लिए, पर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कंट्री पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद उनके जो शोषण था ना उससे परेशान होके क्या हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह था वो शुरू हुआ। हालांकि ये विद्रोह फेल हो गया था, बट जो मेजर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, जो इकोनॉमिक चेंजेस थे वो आए भारत के अंदर। और इन चेंजेस ने क्या किया, सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट थे ना इनको इंस्पायर किया, जिन्होंने क्या किया, जो भारतीय जनता थी ना उसको जागृत किया, अवेयरनेस फैलाई। तो एजुकेशन स्प्रेड हुई, न्यूज़पेपर और बेटर कम्युनिकेशन हुआ, जो नेशनलिज्म था वो बढ़ा। एक साथ जो क्या थे, भारत के जो लोग थे वो यूनाइट हो गए और उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। फिर क्या हुआ, नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ जो कि 1885 में बनाई गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो कांग्रेस है उसने इंडिया को लीड किया, इंडिया फोर्स को लीड किया और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया, और लास्ट में हमें 1947 में इंडिपेंडेंस फाइनली मिल गई थी। अगर इसमें किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह समझोगे ना तो ज्यादा अच्छी तरह समझ जाएगा, क्योंकि ये सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ा है। क्लियर है बेटा? यस मैम, ऑल क्लियर। ठीक है बेटा, इसमें सारा आपको लिखना है कि कैसे हमारी सबसे पहले 1857 की क्रांति शुरू हुई,
ठीक है। ये क्रांति किस लिए शुरू हुई थी? जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके शासनकाल को खत्म करने के लिए ये यहाँ पर की गई थी। ठीक है। और लोगों को क्या था, क्योंकि इनका काम क्या था, फूट डालो और शासन करो, इस नीति को खत्म करना था। ठीक है। जो ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी यहाँ पे। और यानी कि मेन क्या था, जो कारतूस थे उनके ऊपर यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद ये किसके खिलाफ थी? जो आर्थिक शोषण हो रहा था उसके खिलाफ ये लड़ाई चल रही थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी हुए। 1857 की क्रांति तो हो गई, उसमें क्या है, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, अपना अपना योगदान दिया था। जैसे झांसी की रानी भी इसमें थी, मंगल पांडे भी, और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर क्या दिया था, योगदान दिया था। क्योंकि सभी यही चाहते थे कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जाए और फिर से वापस हमारे देश को क्या है, आजाद कराया जाए। फिर इन्होंने ऐसे ही जो 19वीं शताब्दी आई उसमें कुछ सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की भी उत्पत्ति हुई। यानी कि जो धर्म और समाज में जो फैली बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, ठीक है, बाल विवाह जैसे कानून थे, इनको, ये जो बुराइयां थी इनको खत्म करने के ऊपर काम किया गया। और जो ईसाई जो मिशनरीज थे उनके प्रयास किए गए। ठीक है। उसके बाद जो आपकी पाश्चात्य शिक्षा थी, यानी कि अंग्रेज क्या चाहते थे कि यहाँ पर क्या है, इंग्लिश मीडियम में क्या की जाए, पढ़ाई करवाई जाए लोगों की। ठीक है। ये और क्या था, यहाँ पर भक्ति आंदोलन का भी प्रभाव हुआ, प्रेस का योगदान हुआ। क्योंकि प्रेस का क्या योगदान था, यहाँ पर जो ब्रिटिश काल थे उसमें जो मॉडर्न जो प्रेस थी वो भी डेवलप हुई। जो भारतीय भाषाओं में भी अब क्या था, जो न्यूज़पेपर थी वो निकालने लगी। भारतीय लोगों के भी जो विचार थे अब वो भी क्या है, न्यूज़पेपर में छपने लगे। ठीक है। ये सारी चीजें किस लिए की जा रही थी, ताकि हम अपनी कंट्री के लोगों को जागरूक कर सके और वो सब क्या है, इस लड़ाई में, इस आंदोलन में शामिल हो सके। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये सारी चीजें खत्म हुई, ठीक है, तो इसका जो 19वीं शताब्दी का जो था उसकी उत्पत्ति के क्या कारण हुए थे। एक तो 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद जो भारतीयों का जो बार बार आर्थिक शोषण किया जा रहा था उसके खिलाफ भी 19वीं शताब्दी में ये जो कारण उत्पन्न हुए। दूसरा, आपके धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण और अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव था उसके कारण। उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें खत्म हुई तो इन्होंने, जैसे अभी प्रीति ने बताया कि लोगों ने, जब लोग पढ़े लिखे होने लग गए, अब ठीक है, पढ़ने लग गए, तो उनको महसूस हुई क्यों ना अभी हम भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाए, अपना एक नेता चुने जो हमें क्या करेगा, लीडरशिप करेगा और लोगों के अंदर क्या है, एक अच्छा मैसेज देगा और लोगों को एकजुट करेगा। तो फिर इस सारी चीजों को देखते हुए क्या है, कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है। यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है। फिर इन्होंने क्या है, कांग्रेस की स्थापना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ऐसा नेता बनाना जो भारतीय हितों के लिए कार्य करे और भारतीय संस्थाओं के लिए कार्य करे, सभी के अंदर क्या है, एकता की भावना को बढ़ावा दे, भारत के अंदर जो भी सोशली और जो भी आपका क्या है, राजनीतिक जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करे। ठीक है। और देश हित के लिए जो जो पॉलिसीज अच्छी है उन सारी चीजों पर वो कार्य करे। तो ये क्या था, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी, उग्र राष्ट्रीयवादी और उदारवादियों के क्या उद्देश्य थे, सिद्धांत थे एवं साधनों में क्या भिन्नता थी। अब यहाँ पर आपके उग्र राष्ट्रवादी और उदारवादी दोनों का ही लक्ष्य क्या था, हमारा भारत की आजादी था। ठीक है। और इन्हीं दोनों का विस्तार पूर्वक अभी सोनी, आर यू रेडी? मैम आप मुझे दे दें। मैम आपने हेडिंग का नेम क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, आपने हिंदी में बोला था। बेटा इसमें पूरा टोटली ही हिंदी में दे रखा है। आप ना जो कांग्रेस की स्थापना 47 जिसके अंदर महात्मा गांधी और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा मूवमेंट, रॉलेट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922-22 दे रखा है। ठीक है। अब ये जिसको क्वेश्चन दिया था अभी तो आ रही ये है सॉल्व कीजिए। अभी। आज का टॉपिक था उग्र राष्ट्रवादियों और उदारवादियों के उद्देश्य, सिद्धांत एवं सिद्धांतों में क्या भिन्नता थी, अथवा उग्र राष्ट्रवादियों और उदार राष्ट्रवादियों में अंतर बताओ, यह किस तरह
एक दूसरे से भिन्न थे। तो उग्र राष्ट्रवादियों और उदारवादियों दोनों का एक ही लक्ष्य था। उनका लक्ष्य था कि भारत की आज़ादी, यानी कि भारत को अंग्रेज से आज़ाद करना, परंतु दोनों का उद्देश्य, विचार और कार्य अलग-अलग था। जहाँ उदारवादियों ने सहयोग का रास्ता अपनाया, तो वहीं दूसरी तरफ उग्र राष्ट्रवादियों ने विरोध का रास्ता अपनाया। अब आ जाते हैं उनकी भिन्नता। उदार यानी कि उनकी भिन्नता, भिन्नता यानी उद्देश्य की भिन्नता। उदारवादी चाहते थे कि भारत में धीरे धीरे सुधार हो और भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक अधिकार मिले। उनका मानना था कि अंग्रेजों से शांतिपूर्वक बात करके स्वशासन मिल सकता है, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे कि भारत अंग्रेजों से पूर्ण तरह मुक्त हो जाए। उनका लक्ष्य पूर्व स्वराज यानी कि पूर्व स्वतंत्रता था। जैसे मान सकते हैं कि मान लो कि एक स्कूल में 2 छात्र हैं, तो पहला छात्र कहता है कि मैं सर से प्यार से बात करके क्लास का मॉनिटर बनूंगा, लेकिन दूसरा छात्र कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और अपना हक लेकर मॉनिटर बनूंगा। लेकिन दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, मॉनिटर बनना, लेकिन दोनों का तरीका अलग-अलग है। अब उनकी आ जाते हैं सिद्धांत में। उदारवादियों का सिद्धांत। जैसे उदारवादी सोचते थे कि अंग्रेजों से प्यार और शांति से बात करेंगे तो वे अधिकार देंगे, लेकिन उग्रवादी सोचते थे कि अंग्रेज अपनी इच्छा से आज़ादी नहीं देंगे, इसलिए उनका विरोध और संघर्ष करना जरूरी है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे मान लो 2 छात्र परीक्षा दे रहे हैं, तो पहला छात्र कहता है कि मैं कभी नकल नहीं करूंगी, चाहे कम अंक ही क्यों ना आए। लेकिन दूसरा छात्र सोचते हैं कि मुझे अच्छे अंक किसी भी तरह चाहिए, चाहे मुझे कोशिश ही क्यों ना करना पड़े। और तीसरा पॉइंट है साधनों, यानी कि साधन, यानी कि किन किन साधन से हम अंग्रेज से आजाद हो सकते हैं। उदारवादी के साधन ये थे कि वह कानूनी और शांतिपूर्वक तरीके से हम अंग्रेज से लड़ सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन देकर प्रस्तावना और निवेदन करना, अंग्रेजों सरकार से बार-बार अनुरोध करना, शांति से आंदोलन करना, बातचीत करके अपनी मांग मनवाने की कोशिश करना। जैसे आसान भाषा में समझ सकते हैं, प्यार से समझाकर अपना अधिकार मांगना, यानी अंग्रेज से हम प्यार से समझाकर अपना अधिकार मांग सकते हैं। लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों के साधन अलग थे। वे कहते थे कि केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, हमें विरोध करना होगा। जैसे कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का, हम अपने ही देश का वस्तु उपयोग करेंगे, दूसरे देश का नहीं लेंगे। और हम आंदोलन करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा, यानी कि हम अपने राष्ट्र को शिक्षा दें, अंग्रेजों का सक्रिय विरोध करेंगे, त्याग और बलिदान देंगे हम। यानी कि अग्र राष्ट्रवादी का कहना था कि हम त्याग और बलिदान से हम अपने देश को आजाद करेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे कि आपका लक्ष्य क्या है, एग्जाम को पास करना, तो आप तो आपका साधन क्या होगा कि आप टीचर के पास पढ़ने के लिए जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे, अभ्यास करेंगे, उसके बाद आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। और इसका निष्कर्ष है जैसे कि उदारवादी और अग्रवादी अलग-अलग विचारधारा और साधन अपनाते थे, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था। दोनों ने अपने तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया और भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैम, हो गया। वेरी गुड बेटे।
ठीक है, देखो इसमें बताया गया कि जो हमारे उदारवादी थे, ठीक है, जिसको आप नरमपंथी, और जो उग्र राष्ट्रवादी थे जिसको आप गरमपंथी, जिनका मिजाज गरम था, जैसे इन्होंने क्या है एग्जाम्पल के थ्रू बताया अभी, दोनों का मकसद एक ही था, भारत की आजादी। कुछ क्या है शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करके भारत की आजादी चाहते थे, और जो दूसरे थे गरमपंथी वो ये बोलते थे कि भाई हम आसानी से ऐसे हाथ पैर जोड़कर अंग्रेज हमें आजादी नहीं देने वाले, हमें क्या है कुछ बड़ा करना पड़ेगा, चाहे हमें लड़ाई लड़नी पड़े, तभी हम क्या है आजाद हो सकते हैं। ठीक है, तो नरमपंथी में कौन थे आपके, नरमपंथी में, या जिसको उदारवादी बोलते हैं, जिसमें आपके महात्मा गांधी आ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए, इनको इन्होंने क्या माना, ब्रिटिश सरकार ने उदारवादी माना, क्योंकि इन्होंने क्या है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो आपके जैसे भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, और जो आपके वो हैं चंद्रशेखर आजाद, ये इन सबको क्या है उग्र राष्ट्रवादी बताया। ये क्या कर रहे थे, ये उनके खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, ये चाहते थे कि भाई शांतिपूर्ण ढंग से, ये मानने वाले नहीं हैं, हम हाथ पैर जोड़कर ये हमें कभी भी आजादी नहीं देंगे। ठीक है, पहले जो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, ये उदारवादी दल में ही थे, पहले ये महात्मा गांधी की ही तरफ थे, लेकिन महात्मा गांधी को ही अपना गुरु मानते थे। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि भाई महात्मा गांधी तो सिर्फ भाई धरने पे बैठ जाइए, हम ऐसे शांतिपूर्वक करेंगे, तब इन्होंने भी क्या है उनका पक्ष छोड़ के, वो भी उन्होंने अपनी अलग से मिलिट्री सेना बनाई कि हम भाई लड़ाई के माध्यम से ही इनसे जीत सकते हैं, हम शांतिपूर्ण ढंग से नहीं जीत सकते। ठीक है, लेकिन मकसद दोनों का एक ही था। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया, मान लीजिए आप लोग क्या है क्लास में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो एक बच्चा क्या है पढ़ लिख के बड़ी मेहनत के साथ सीधे साधे तरीके से मार्क्स गेन करता है, और दूसरा बच्चा है उसका भी मकसद ही मुझे तो अच्छे नंबर लेने, भाई कैसे आए, चाहे चीटिंग से आए चाहे कैसे भी आए। ठीक है, दोनों का मकसद एक ही है। तो इन दोनों का क्या था, दोनों की विचारधाराएं अलग थी, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक था कि हमें भारत को आजाद कराना है। ठीक है, तो ये जो विचारधाराएं थी, ये भी उनका नाम भी इन्होंने किसने दिया, अंग्रेजों ने ही इनको इनका नाम दिया। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद है असहयोग आंदोलन का परिचय देते हुए इसके कारणों पर। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों के साथ सहयोग की भावना समाप्त करके स्वराज प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया था कि युद्ध के बाद उन्हें राजनीतिक अधिकार और स्वशासन प्रदान किए जाएंगे, लेकिन युद्ध समाप्ति होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि उन्होंने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिससे लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग गया। युद्ध के कारण महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट भी बढ़ गया। जैसा कि मैंने पहले बोला कि रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट होता क्या है? रॉलेट एक्ट एक कानून है जिन्होंने ब्रिटिश शासन ने बनाया था, जिसे लोग भारतीय काला कानून भी कहते हैं। इस कानून के तहत बिना किसी सबूत के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं और उनके मौलिक अधिकार छीन सकते हैं। इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर किया था। जिससे उन्होंने देशवासियों से कहा, हमें सरकार, अंग्रेजी सरकार का सहयोग बंद कर देना चाहिए। इसी विरोध के दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी दुखद घटना हुई, जो 1919 में अमृतसर में हुई थी।
उस दिन बैसाखी के अवसर पर हजारों लोगों की सभा में एकत्रित थे। ब्रिटिश सरकार ने बिना चेतावनी के निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे कई निर्दोष लोगों की मारे गए। मैम इतना ही होगा। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। देखो बेटा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था कि इसमें बताया था, ये भी क्या था हमारा, महात्मा गांधी ने ही शुरू करवाया था कि भाई आप लोग क्या करो, अंग्रेजों का काम करना ही छोड़ दो, आप क्या है सबको असहयोग आंदोलन इसको बोला कि जब अंग्रेज क्या करेंगे, जब हम इनका कोई काम ही नहीं करेंगे, इनके उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे, इनके स्कूल बंद हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, ये इनको मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ेगा इंडिया को, ठीक है। तो ये सब लोगों ने महात्मा गांधी की बात को मान के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया, ठीक है। लोगों ने क्या किया भाई, जो अंग्रेजों के यहाँ पे दफ्तरों में जाते थे उन्होंने वहां पे जाना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने क्या स्कूलों में जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया, सबने क्या है अपने अपने काम छोड़ दिए, सबने ये सारी चीजें की, ठीक है। सबने काम छोड़ दिए, तो इसे क्या शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और जो ये यहाँ पर इसे हमसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू होने का कारण था, एक तो था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि भाई जैसे ही अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं तो हम आप लोगों को आजाद कर देंगे। इसीलिए क्या है, महात्मा गांधी ने उनकी बात को रखते हुए ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय थे उनको क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भेज दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर उदारवादी जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहां पर भेज दिया, लेकिन जो उग्र राष्ट्रवादी थे उन्होंने पहले ही मना किया था कि आप इनकी सहायता मत कीजिए, ये अगर वर्ल्ड वॉर हार जाएंगे तो ये इनके पास कुछ नहीं बचेगा, ये अपने आप ही हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे महात्मा गांधी नहीं माने और बहुत सारे इंडियंस को से उन्होंने प्रार्थना की कि आप लोग क्या है इनकी हेल्प करो, और हेल्प करोगे तो ये क्या है इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो एक कारण ये था कि लोगों का फिर विश्वास टूट गया, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी हेल्प भी की, वो वर्ल्ड वॉर जीत भी गए, लेकिन उन्होंने भारत को आजाद नहीं किया, भारत को आजाद नहीं किया, और जिससे लोगों का विश्वास टूट गया। और पुणे से क्या है उनका शोषण, अब पहले से और ज्यादा शोषण उन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अब ये पता था कि अब भारत वाले चुप बैठने वालों में नहीं है और वो फिर से मूवमेंट करेंगे। दूसरा, अंग्रेजों का जो विश्वासघात था, उन्होंने क्या विश्वासघात किया, पहले तो क्या है प्रॉमिस कर दिया और फिर उसी प्रॉमिस को तोड़ दिया। उसके बाद जो तुर्की का पर्शन या जो खिलाफत आंदोलन था उसका भी एक कारण था, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमानों का जो एक सबसे बड़ा जो गुरु था खलीफा, उसको क्या है पद से हटा दिया, ठीक है, और उसकी वहां पर हत्या कर दी। तो इसके विरोध में भी बहुत सारी जनता इकट्ठी हो गई। फिर क्या था, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी क्या है, अंग्रेजों ने धोखे से लोगों को वहां पर क्या बुलाया था कि भाई बैसाखी का त्योहार आप अपनी धूमधाम से यहाँ पे मना सकते हो। इतने सारे लोग बच्चे वहां पर उस ग्राउंड में इकट्ठे हुए बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए, और फिर वहां पर क्या है उनको गोलियों से भून दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो हंटर आयोग की जो रिपोर्ट दी थी, जो हत्याकांड की जो जांच की मांग की थी लोगों ने, ठीक है, कांग्रेस ने, तो ये जांच का जो गठन बनाया गया उसको हंटर आयोग कहा गया। तो उन्होंने क्या है यहाँ पर जनरल डायर के कार्यों को तो सही ठहराया, जिन्होंने हजारों लोगों की मृत्यु वहां पर बताई, ठीक है, और बाकी सभी अधिकारियों को निर्दोष घोषित कर दिया और भारत के लोगों को ही क्या बना दिया, दोषी बना दिया। तो इन सारे कारणों से भारत के जो जितने भी लोग थे उनके अंदर गुस्सा था और उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन कर दिया, ठीक है। तो ये कारण थे हमारे असहयोग आंदोलन के। क्लियर है?
यस मैम। मैम जलियांवाले बाग पे एक मूवी भी बनी हुई है, अक्षय कुमार ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है। पूरा जलियांवाले बाग का इंसिडेंट दिखाया गया है। और फिर मैम एक मूवी और आई है सरदार भगत सिंह के नेम से मैम, जिसमें वहाँ एक ही बच्चा जो बचता है कि मैम फिर वो कैसे जाके इंडिपेंडेंसी के लिए आंदोलन करता है मैम वो बच्चा, और जनरल डायर को कैसे सजा मिलती है मैम, वो उस मूवी में दिखाया गया है। मैम 2 मूवी उधम लॉन्च सिंह की है। उधम सिंह बचे थे वहां पे, वो शायद उस टाइम यस पे मैम, यस मैम। 5 साल का था वो बच्चा उस टाइम पे, तब उसने ये कसम खाई थी। डाल के। तो पहले हम सबसे पहले जो है भारतीय छोड़ो आंदोलन क्या क्या है ये समझते हैं। उस समय जो है हमारे देश पर जो है अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जो है लगभग 2000 वर्ष तक जो है 2000 वर्षों से जो है भारत पर जो है राज कर रहे थे। भारतीय लोग चाहते थे कि अंग्रेज जो बेटा है भारत को 2000 छोड़कर नहीं, 250 छोड़ दे साल और तक हमारा चला था। 2000 नहीं, 250 साल तक राज किया था, 250 ईयर्स। 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, और 2000 नहीं पड़े, ये 1600 में आए, 1700, 1800, और फिर 1947 को भारत आजाद हुआ, तो 250 सालों तक राज किया था। ओके ओके। तो इन्होंने 250 वर्षों से जो है भारत पर राज किया और भारतीय लोग चाहते थे कि जो है अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए और हमारा देश आजाद हो जाए। लेकिन जो है अंग्रेज जो है ये चाहते थे कि भारत छोड़कर न जाए, ये वो नहीं थे। तो इसी कारण से जो है 18 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी ने भारतीय छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया। इस आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज जो है अंग्रेज जो है भारत छोड़ दे और भारत को जो है स्वतंत्र। फिर महात्मा गांधी जी ने आंदोलन जो है आंदोलन किया, जैसे कि आंदोलन में ये किया कि ये ना करो इसका मतलब ये हुआ, करो या मरो का नारा का मतलब ये हुआ कि जब हम यानी युद्ध करते हैं इंडिया मूवमेंट 1942। तो इमेजिन करो कि हम ना इंडिया में है और 1942 का टाइम चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आंदोलन क्या था। तो उस समय जो है हमारे देश पर जो है अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जो है लगभग 2.5 वर्षों से जो है भारत पर राज कर रहे थे। भारतीय लोग चाहते थे कि अंग्रेज जो है भारत छोड़ दे और हमारा देश जो है आजाद हो जाए, लेकिन जो है अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इसीलिए जो है 18 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने छोड़ने का जो है आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेज भारत छोड़ दे और भारत जो है स्वतंत्र हो जाए। इस आंदोलन से जो है गांधी जी ने एक आंदोलन दिया कि करो या मरो का नारा दिया। यानी कि इस करो या मरो का नारा का मतलब ये हुआ कि का मतलब ये था कि अब हमें किसी भी कीमत पर भारत को आज़ाद करना है। अगर आज़ादी नहीं मिली तो उसके लिए जो है हम अपना बलिदान करके कर बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब यही है। इसे जो है भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अब इस आंदोलन में जो है केवल नेता ही नहीं बल्कि जो है छात्र, शिक्षक, किसान, मजदूर, महिलाएं और जो है आम जनता जैसे हम लोग हुए, आम जनता जैसे जो है बड़ी संख्या पर शामिल हुई। और जो है इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्वतंत्र संग्राम का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन माना जाता है। अब इसमें जो है भारतीय छोड़ो आंदोलन का जो है कारण दिया गया है। तो इसमें जो है कारण 6 पॉइंट दिया हुआ है। 6 पॉइंट में से हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो इसका निम्न कारण है। तो पहला कारण है भारत को उसकी सहमति के बिना जो है युद्ध में सम्मिलित करना। सम्मिलित का मतलब होता है किसी काम के लिए जो है अनुमति या फिर राय लेना। अब इसे उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे उदाहरण में हम ये ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी परिवार का जो है बड़ा सदस्य पूरे परिवार का जो है घर बेचना चाहता है और वो जो है परिवार में से जो है किसी भी सदस्य की जो है राय न ले। यानी कि किसी भी सदस्य को पूछे ही ना कि हमें घर बेचना है, तो क्या परिवार के लोग जो है मतलब कि क्या परिवार के लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने जो है इतना बड़ा फैसला किसी से पूछा ही नहीं, किसी से सहमति ली ही नहीं। इसी ऐसे ही जो है भारत के साथ हुआ। जब सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय जो है भारत पर जो है अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने भारत को
भारत के नेताओं और जनता से जो है बिना पूछे ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इससे जो है भारत में पहले से ही तो एक गरीबी और बेरोजगारी थी ही। और क्या हुआ, दूसरी समस्या जूझ रही थी, यानी कि उन्होंने कई सारी समस्या जो है जूझ रही थी। जैसे युद्ध शुरू हुआ, शुरू होने के बाद जो है लोगों की परेशानी और बढ़ गई। लेकिन जो है अंग्रेज सरकार जो है केवल युद्ध में ही लगी रही। उनके जो है भारतीय की समस्या वो देख ही नहीं रहे थे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे भारतीय की समस्या में। इसीलिए जो है गांधी जी को लगा कि अंग्रेज जो है भारतीय की इच्छा और समस्याओं को की जो है परवाह करते ही नहीं है, समझते ही नहीं, देखते ही नहीं है। इसीलिए जो है उन्होंने अंग्रेजों की जो है खिलाफ संघर्ष शुरू किया। और निर्णय लिया कि अब जो है आगे चलकर बनाना है। इसीलिए जो है उन्होंने भारतीय छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया। अब इसे एक लाइन में याद ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि बिना पूछे युद्ध में शामिल किया। बिना पूछे में शामिल किया तो क्या हुआ, लोगों की समस्या बढ़ गई। और अंग्रेजों ने क्या किया, लोगों की समस्या बढ़ गई तो अंग्रेजों ने युद्ध में जब ध्यान दिया तो भारतीय भारतीय की समस्याओं में ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए जो है गांधी जी ने सोचा कि जब ध्यान दे ही नहीं रहे तो इसलिए जो उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। तब इसे दूसरा पॉइंट है, भारत पर जापान की आक्रामकता का अंदेशा। अंदेशा का मतलब होता है डर या आशंक की कोई घटना हो सकती है। इसे भी जो है उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास जो है कुछ चोर आसपास जो है घरों में चोरी कर रहे हैं, तो आपको अगर आपके घर के पास है तो आपके घर में नहीं आया तो आपको डर लगेगा ना कि आप हमारे घर के आसपास है तो जरूर हमारे घर में भी आएंगे। इसी डर को जो है आकांक्षा बोलते हैं। और फिर इसी डर को जो है अंदेशा बोलते हैं। ठीक इसी तरह जो है दूसरे विश्व युद्ध में जो है युद्ध के समय जो है जापान कई देशों पर जो है कब्जा करता हुआ भारत के बहुत करीब पहुंच गया था। इसीलिए जो है भारतीयों को डर लगने लगा कि जापान कहीं भारत को भी हमला ना कर दे, भारत में भी कहीं हमला ना कर दे। इसी उस समय जो है अंग्रेज युद्ध में व्यस्त था। भारत शायद भारत की ठीक से रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो महात्मा गांधी ने क्या किया, जब महात्मा गांधी ने कहा कि भारत पर इतना बड़ा खतरा हो रहा है तो भारत की रक्षा भारत इतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजों को भारतीय छोड़ देने के लिए कहा। छोड़ देना ही मतलब सही समझा। इसी कारण जो है जापान के आक्रमण का संदेश भी भारत छोड़ने आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कारण बना। अब इसे याद रखने का ट्रिक ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जापान पास आ गया, जैसे जापान में युद्ध करते करते जैसे इंडिया के पास आया तो इंडिया को क्या हुआ, डर लगने लगा। और डर लगने लगा तो अंग्रेज पर क्या हुआ, भरोसा कम होने लगा। भरोसा कम हुआ तो गांधी जी ने कहा अंग्रेजों से कहा कि भारत छोड़ दो। तीसरा टॉपिक मतलब कि तीसरा पॉइंट है सरकार द्वारा भारतीय से छल करना। यानी छल का मतलब हुआ धोखा देना या फिर झूठा वादा करना। जैसे इसे भी उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक दोस्त है, उनको आपने बताया कि हमें ना बुक चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आज नहीं, हम आपको ना कल बुक देंगे पक्का। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, आपसे वादा किया कि हम आपको पक्का कल बुक दे देंगे। फिर कल हुआ तो उन्होंने कल आपको क्या किया, बुक नहीं दिया। और उनसे पूछे कि आपने हमें बुक क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, कल दे देंगे पक्का। ऐसे कल करते करते उन्होंने कई सारे दिन लगवा दिए। तो इसमें क्या हुआ, तो अब बताइए कि आप जो है उस दोस्त पर भरोसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है बार बार आपसे झूठा वादा किया कि हाँ आपको ना हम कल पक्का बुक दे देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं दिया। ठीक जो है उसी तरह से जो है अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के साथ जो है अंग्रेज सरकार जो है बार बार जो भारतीयों को यह कहती गई कि मतलब युद्ध खत्म होने के बाद जो है हम अधिक अधिक जो है अधिकार स्वतंत्र जो है जरूर दे देंगे आपको। लेकिन समय आया तो उन्होंने क्या किया, वादे से मुकर गए, यानी कि उन्होंने वादा पूरा किया ही नहीं। जब वादा पूरा नहीं किया तो इससे जो है भारतीयों को समझ आ गया कि अंग्रेज जो है सरकार केवल झूठे वादे कर रहे हैं। इसीलिए जो है भारत को आजादी नहीं कराना चाहते हैं। यही कारण था कि लोगों का जो है अंग्रेज सरकार से जो है विश्वास उठ गया था, भरोसा उठ गया था, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। चौथा पॉइंट है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता क्या है, पहले ये समझते हैं क्या था।
जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब जो है अंग्रेज को जो है भारतीय के सहयोग की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इसीलिए जो है उन्होंने 1942 में जो है सरकार स्ट्रैटफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। इसे जो है इस इसे ही जो है क्रिप्स मिशन कहा जाता है। इस मिशन का जो है उद्देश्य था कि भारतीय नेताओं को जो है बात करना और उन्हें जो है विश्वास दिलाना कि युद्ध के बाद जो है हम आपको ज़रूर अधिकार दिलाएँगे। लेकिन जो है भारतीय नेताओं ने जो है भारतीय नेताओं के लिए है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अंग्रेज जो है भारत को तुरंत जो है स्वतंत्रता देने के लिए तैयार ही नहीं थी। वे जो है केवल भविष्य में मतलब कभी भी कुछ अधिकार देने के लिए की बात कर रहे थे। इसी कारण जो है क्रिप्स मिशन असफल हो गया। जब यह मिशन असफल हुआ तब जो है भारतीयों को समझ आ गया कि अंग्रेज केवल वादे कर रहे हैं, वास्तव में तो भारत को आज़ाद करना है ही नहीं। इसीलिए जो है गांधी जी ने कहा कि अब केवल बातचीत से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक बड़ा आंदोलन करना होगा। इसी बात पर जो है भारतीय छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। या फिर इसके उदाहरण के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पापा ने कहा कि हाँ, जैसे आपके पापा ने कहा कि आपको जो है ना हाँ, आपको आपको जो है ना आप जो है ना अगले साल जो है इंतज़ार कीजिए, तब मैं आपको ज़रूर साइकिल दिला दूँगी। साइकिल दिलाऊँगी या फिर नहीं भी दिला सकती हूँ, तो आप बताइए कि आप खुश हो पाएँगे? नहीं हो पाएँगे, क्योंकि जो है पापा ने कहा कि आपको पक्का जवाब नहीं ना दिया कि हाँ, हम जो है ना आपको साइकिल दे ही देंगे। क्या बोला? देंगे कि नहीं देंगे ऐसे करके बोला ना। पूरा भरोसा करके नहीं बोला कि हाँ, हम दे ही देंगे। तो ठीक उसी तरह से जो है अंग्रेज़ सरकार ने भी भारतीयों से कहा कि अभी आज़ादी नहीं देंगे, युद्ध खत्म होने के बाद सोचेंगे और कुछ अधिकार देंगे। तब जो है भारतीय नेताओं ने कहा कि हमें अभी आज़ादी चाहिए, सिर्फ भविष्य का वादा ही नहीं। इसीलिए जो है भारतीय नेताओं ने क्रिप्स मिशन को स्वीकारा नहीं और क्रिप्स मिशन जो है असफल हो गया। अब इसमें 5 पॉइंट है नेता की भाषण। पहले के अभी मैं हाँ, नेताजी नेताजी के भाषण। तो पहले नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने जोशीले भाषण से जो है लोगों में जो है देशभक्ति की भावना जगाते हुए लोगों से कहा कि देश की आज़ादी के लिए जो है हमें त्याग बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे जो है भाषण भाषण जो है सुनकर लोगों का डर खत्म हुआ, हिम्मत बढ़ी और वे आत्मनिर्भर बने। वे आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने लगे। नेताजी ने भविष्य भाषणों से जो है लोगों में जोश और देशभक्ति पैदा की। उनके भाषण सुनकर जो है लोगों का साहस बढ़ा और वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गए। उनका जो है प्रसिद्ध नारा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देश की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके भाषण सुनकर लोगों का साहस बढ़ा और वे आंदोलन के लिए शामिल होने लगे। और 6 पॉइंट है अंग्रेजी शासन के प्रति जनता का आक्रोश। आक्रोश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर क्रोध। अब इस उदाहरण को क्यों समझते हैं? जैसे मान लीजिए घर का एक बड़ा सदस्य रोज सभी रोज सभी को डांटते हैं या फिर परेशान करते हैं, धीरे धीरे हाँ परेशान करते हैं, कुछ भी किसी की बात सुनते ही नहीं है, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो है परिवार के सभी लोगों का मन उसके प्रति जो है गुस्सा होने लगेगा। मन में जो है उसके प्रति गुस्सा हो जाएगा। उसी तरह से जो है अंग्रेज भी भारतीय पर भारतीय पर अत्याचार करते थे। इसीलिए जो है जनता के मन में उनके प्रति जो है आक्रोश यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया। आक्रोश भारत जो इसी आक्रोश से जो है भारत छोड़ो आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। तो हम ये कह सकते हैं ना तो हम कह सकते हैं ना कि जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह आंदोलन जो है अंग्रेजों के अत्याचार, झूठे वादों, क्रिप्स मिशन और असफलता, जापान के आक्रमण के डर और जनता के बढ़ाते आक्रोश के कारण शुरू हुआ। इस आंदोलन के पूरे देश के लोगों को एकजुट किया और भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि अ, विकास किया। कौन हो गया? हेलो?
वेरी गुड बेटे। थैंक यू मैम। अब अब आ रही थी कि हाँ